नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। जैसा कि आप जानते हैं, रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस विशेष कार्यक्रम के तहत हमारे वेबसाइट पर एक निशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका पहला मेजर टेस्ट 3 जून 2020 को आयोजित हुआ था। इस पहले मेजर टेस्ट में आपके रीट के सिलेबस का जो शुरुआती 50% भाग है उसे कंसिडर किया गया था और 3 जून के इस टेस्ट का सॉल्यूशन आज हम यहां पर इस वीडियो के जरिए करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने टेस्ट दिया है वो इस टेस्ट के सॉल्यूशन से ये देख सकते हैं कि उनके किस क्वेश्चन को कैसे उनका क्वेश्चन सही हुआ था, कौन सा क्वेश्चन उनका गलत हुआ था। और जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया है उनसे अव्वल तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए टेस्ट दीजिए www.kalamrs.in पर और फिर आकर इस वीडियो में टेस्ट का सॉल्यूशन देखिए। और अगर आपको लगे कि गुरुजी टाइम ही खराब हो सी तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो के जरिए उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं, साथ में आप वीडियो के जरिए टेस्ट को दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और 30 सवाल जो मनोविज्ञान के थे उसमें पहला सवाल जो था वो ये था कि अन्वेषण प्रणाली समस्या समाधान के लिए निर्भर करती है। 4 ऑप्शन थे, चित्त प्रकृति, गत अनुभव, वर्तमान अनुभव या फिर भविष्य के अनुभव। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, गत अनुभव। गत अनुभव इसका सही जवाब था। आइए जानते हैं अन्वेषण प्रणाली क्या होती है। तो आप जानते हैं इसे ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसका प्रतिपादन किया था आर्मस्ट्रांग ने। और यह प्रणाली दरअसल अन्वेषण का मतलब ही क्या होता है, खोज करना। और यह जो ह्यूरिस्टिक शब्द है यह भी अपने आप में एक यूनानी शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब भी खोज होता है, यानी एक ऐसा ही प्रणाली समस्या समाधान को करने की जिसमें आप खोज करें। और खोज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने हिसाब से ज्यादा चीजों को ढूंढने की, उनके ऊपर विचार करने की, उनके ऊपर आप किसी प्रकार का ऑपरेशन या संक्रिया करने की कोशिश करेंगे। तो यही अन्वेषण प्रणाली है। शिक्षण विधियों में या पेडागॉजी में अन्वेषण प्रणाली को उस वक्त काम में लिया जाता है जब यह कहा जाए कि शिक्षक को एक मॉनिटर की भूमिका निभानी है। शिक्षक को ज्यादा बच्चों को चीजें, जिसको अपन कहते हैं ना स्पून फीडिंग, वो नहीं करवानी है। शिक्षक को मॉनिटर की भूमिका निभानी है और उस स्थिति में किस तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है। और ऐसे में ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, अन्वेषण प्रणाली जो है, खोज करके सीखने की जो प्रणाली जो है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो विद्यार्थी के गत अनुभव की होती है, पास्ट एक्सपीरियंस की होती है, जिससे वो नई नई चीजों को खोज करके सीख सके। इसका एक दोष भी कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र के बच्चों में अन्वेषण प्रणाली जो है वो काम में नहीं आती, या फिर मंदबुद्धि बालक जो है उनकी पढ़ाई में या उनके शिक्षण में जो अन्वेषण प्रणाली है वो कारगर साबित नहीं होती। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिप्रेरणा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है? हमने इसके ऊपर एक पूरी विस्तृत चर्चा की है एक वीडियो फॉर्मेट के द्वारा। और हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अधिगम जो है, सोशल लर्निंग जो है, जिसको ऑब्जर्वेंट लर्निंग भी कहते हैं, ये सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया था। बांडुरा जी ने, आप जानते हैं जो बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट जो था इनका, उसके जरिए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तब उसे कहते हैं। 2 तरह की प्रेरणा की हमने बात की थी। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसकी बात बुद्ध कहते हैं, अप्पदीपो भव, याद है, जिसकी बात कृष्ण ने कही थी अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मात् संगोत्सवी कर्मणि। कर्म किए जा बेटा, फल की चिंता मत कर। ये वाली जो बात थी ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन जब अभिप्रेरणा बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित हो, बाहर से कोई लक्ष्य है वो आपको मोटिवेट कर रहा हो, तब उस अभिप्रेरणा को आप कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। एक छोटा सा अंतर समझ लेते हैं। हालांकि हमने अभिप्रेरणा के जो 2 लेक्चर किए हैं उनमें बहुत विस्तृत रूप से इसे समझने की कोशिश की थी कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो तो होगी कि आपको कोई लक्ष्य ही मोटिवेट ना करे, उसका जो प्रोसीजर है, जो एक्शन है, आपके जो कार्य है जो आपका, वो आपको मोटिवेट करे, वो आपको अभिप्रेरित करे कि मुझे शिक्षक बनना है क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। और मुझे शिक्षक बनना है क्योंकि मैं बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी,
काम क्यों करना को नहीं, अरे काम आप करा को नहीं, अरे बढ़िया पैसा बढ़िया ब्याह साल वो जागो, बढ़िया रस भाई सरकारी नौकरी है, छोरो बढ़िया ब्याह होगो, दहेज मिलेगो, ये सब जो चीजें हैं ये बाहरी अभिप्रेरणा है। लेकिन मुझे वो कार्य ही पसंद है, मुझे शिक्षक जो करता है वो कार्य ही पसंद है, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, बाहरी उद्देश्य जिसमें रिवार्ड होगा, जिसके अंदर कोई लक्ष्य होगा, वो जब आपको अभिप्रेरित करेगा तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वैर कल्पना एक प्रकार का कैसा चिंतन है? 4 ऑप्शन है, अभिसारी चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन या फिर मूल्यांकन चिंतन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वली चिंतन, ऑप्शन डी, जिसे हम ऑटिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं। अब ये स्वली चिंतन क्या है, और इसी स्वली चिंतन का भाग होती है स्वैर कल्पना। देखिए, चिंतन 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक तो हो गया आपका स्वली चिंतन और दूसरा होता है यथार्थवादी चिंतन। अब यथार्थ से ही समझ में आ रहा है कि आप रियलिस्टिक चीजों के ऊपर बात कर रहे हो, रियलिस्टिक चीजों के ऊपर बात कर रहे हो तो वो माफ कीजिएगा यथार्थवादी चिंतन है। लेकिन आप कल्पनाओं की चीजों की बात कर रहे हो तो वो स्वली चिंतन है। और इसी चिंतन के अंदर आती है फैंटेसी। अब फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी होती है, जैसे मान लो आप लोग कट बैठ कर बात कर रहे हो चाय की दुकान पर, चाय पिता पिता की तेरो भाई जी दिन रीट क्लियर कर लेगो, ये दिन मास्टर बन जाएगो, भी दिन सौ पहले तो कटाऊंगा मोटरसाइकिल, और 4 महीना में ले आऊंगा गाड़ी, और देख जे फिर 1.5 साल में वो मकान बना लेंगा बढ़िया सी अपना कोठी, 2-4 खेत खरीद लेंगा, अरे बढ़िया आराम की जिंदगी क्यों कौन करना। फिर अक्सर ऐसी बातें करते होंगे। मुझे ये बताइए, क्या इस बात को करने से, चिंतन तो है अपने आप में, चिंतन कर रहे हो आप, थिंकिंग है, लेकिन क्या इस चिंतन से रीड क्लियर हो गई? क्या इस चिंतन से मनोविज्ञान के 4-5 कॉन्सेप्ट याद हो गए? क्या इस चिंतन से यह तय हो गया कि 2 सितंबर को जब परीक्षा होगी उस दिन रैंक सुनिश्चित है, सीट सुनिश्चित है? नहीं ना। तो ऑटिस्टिक चिंतन जो है या स्वली चिंतन जो है, उसकी सबसे बड़ी खामी ही यही है कि उसमें कल्पना होती है लेकिन समस्या समाधान नहीं होता है। समस्या समाधान नहीं होता है इसमें। ठीक है, बाकी जो 3 चिंतन है, जिसमें अभिसारी चिंतन है, सर्जनात्मक चिंतन है, मूल्यांकन चिंतन है, ये आपके यथार्थवादी चिंतन है। अभिसारी चिंतन में आपके पास कोई तय फैक्ट है और उसका इस्तेमाल करके आप चिंतन कर रहे हो। आपको किसी ने गुणा करना सिखा दिया, अब आपको कहा जाए कि 17 गुणा 3 बताओ क्या होगा। आप इस गुणा का जो निशान है, जो चिन्ह है, इस चिन्ह को देख के सोच रहे हो, अच्छा इस चिन्ह का मतलब है 17 को 17 में 17 3 बार जोड़ना या 17 को 3 से गुणा करना, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 51। तो यह है अभिसारी चिंतन। सर्जनात्मक चिंतन में दिए गए तथ्यों में आपने अपनी तरफ से कोई तथ्य जोड़ा और फिर आप कोई उसमें आपने कोई एक नया ही कॉन्सेप्ट बनाया, तो यह सर्जनात्मक चिंतन है। और मूल्यांकन चिंतन का मतलब आप जानते हैं इवैल्यूएटिव थिंकिंग, जिसका अभिप्राय है कि आप किसी भी चीज के गुण दोष को बहुत अच्छे से भली भांति देख परख कर अपनी बात कहें, वही मूल्यांकन चिंतन होगा। यह सवाल भी हमने देख लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगर किसी प्रश्न का आपको लग रहा है कि मुझे उत्तर देने में समय लग रहा है, आपको अगर उत्तर देने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप उसके उत्तर तक पहुंचिए और फिर आप देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। लेकिन एटलीस्ट ये 30 सवाल अगर हैं तो इन 30 सवालों को आज अभी इसी वक्त रटकर खत्म कर दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है। देखिए किस तरह से आपको ऐसे सवाल आ जाएं तो चलना चाहिए। बहुत सरल सवाल है ये, हम सीधा इस पर जाने के बजाय अनुबंधन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, यानी अगर मैं शास्त्रीय अनुबंधन की बात करूं तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था पावलोव साहब द्वारा। पावलोव क्या थे? व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी कौन थे? वो लोग जो कहते थे कि आप किसी भी बच्चे को, या किसी बच्चे की अगर मैं बात करूं, बाल शिक्षण की बात करूं, तो बच्चा जो है वो एक कोरे कागज की तरह, खाली स्लेट की तरह होता है, जो उस पर लिखना चाहो लिख सकते हो। खुद जेबी वॉटसन जो व्यवहारवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे, वे भी बोलिया हाँ कि कशाई टाबर ला दो, मेरा मन में आगे विश्व बनार दिखा दूंगा माने। याद है ये बात कि मुझे कैसे भी बच्चे दो, मैं उन्हें जो चाहूं वो बना सकता हूं। दर्जन भर बच्चों की उन्होंने बात की थी। अब ये जो व्यवहारवादी थे,
संज्ञानवाद की बात तो करते नहीं थे, क्योंकि कॉग्निटिव थ्योरी की, दिमाग की, सूझ की, इसकी बात कर ही नहीं रहे थे। ये तो कह रहे थे कि कोरी स्लेट है, जैसा आप उस पर लिखोगे वैसा वो बन जाएगा, जैसा आप उसे बताओगे वैसा वो बन जाएगा। तो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखिए कि बोल रहा है अनुबंध से क्या संबंधित नहीं है, अनुबंध से वो संबंधित नहीं होगा जो संज्ञानात्मक विचारों की बात करेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों के अंदर जाएं तो आप जानते हैं सहज उद्दीपक, पुनः अनुबंध, विलोपन, ये सारे उसी से संबंधित हैं। ये सारे आपके शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित ही शब्द हैं, शास्त्रीय अनुबंधन से ही जुड़े हुए हैं। और शास्त्रीय अनुबंधन को हमने पिछली वीडियो में बहुत विस्तृत रूप से डिस्कस किया था, विस्तृत रूप से इसके ऊपर चर्चा की थी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए विलोपन क्या होता है। मैं नहीं बताने वाला हूं, हमने वीडियो में डिस्कस किया था, इस तरह से भी हम इस वीडियो में टेस्ट करते हुए चलेंगे चीजों को। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए विलोपन क्या होता है। इसी वक्त किताब मत देखिए, और अगर एक और तरीका इस्तेमाल कीजिए अपनी लर्निंग का, यूट्यूब के माध्यम से या वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। जब भी आप लर्न कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, आपने मान लो कोई चीज़ पढ़ी, आपको मान लीजिए विलोपन नहीं आया, उसी वक्त किताब खोलिए और चेक कीजिए कि क्या होता है और फिर आगे बढ़िए। कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपने एक वीडियो देख ली, आपने कोई चीज़ लेक्चर पढ़ लिया, सुन लिया, और वो चीज़ दिमाग में आ गई, जितनी आ गई रह गई उतनी रह गई, वो कॉन्क्रीट लेवल पर आपके दिमाग में नहीं फेटअप हो पाई, सेटअप हो पाई। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया समूह से स्त्री या पुरुष अपने व्यवहार को महसूस, मूल्यांकन और नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपद्धति, स्वबलीकरण, स्वयथार्थवादी मूल लक्षण, या फिर स्व सामर्थ्य? देखिए, बांडुरा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो एक शब्द देते हैं जिसका नाम होता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ एफिकेसी का मतलब जो बांडुरा ने परिभाषा दी है वो ये है कि सेल्फ एफिकेसी इज अ जनरल परसेप्शन ऑफ अ पर्सन अबाउट हिज स्किल्स एंड क्वालिटीज टू अचीव हिज और हर डिजायर्ड गोल्स। कि एक व्यक्ति का प्रत्यक्षण हो, एक व्यक्ति का सोचना कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो खूबियां हैं, वो क्या जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूं उस लक्ष्य तक मैं पहुंच सकता हूं उन क्वालिटीज के जरिए। इस ऑब्जर्वेंट लर्निंग के जरिए जब बांडुरा इसकी बात करते हैं, जब बांडुरा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं, तब बांडुरा यही बात कहते हैं कि व्यक्ति की जो खूबियां हैं, उन खूबियों को समझने की, उन खूबियों को का जो सामर्थ्य है उसको समझने की प्रक्रिया उसकी सेल्फ एफिकेसी है। किंतु यहां समझने की जरूरत है, किंतु इसको समझने के पश्चात जब व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को महसूस करे, मूल्यांकन उसका करे, इवैल्यूएट करे। पहले तो उसको समझ में आ गई कि मेरा सामर्थ्य यह है, अब वो अपने व्यवहार को या तो उसका मूल्यांकन कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उस परिस्थिति को, उस सिस्टम को कहा जाता है सेल्फ सिस्टम, स्वपद्धति। समझिएगा, मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं यहां पे। पहला कॉन्सेप्ट है स्व सामर्थ्य, सेल्फ एफिकेसी, कि भाई आपा जो है रीट की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आपन गणित आवे है कोनी, तो ये तो हो गई सेल्फ एफिकेसी कि यार कोनी आवे बैठे ही कोनी, या आवे है कर लेशा। लेकिन उसके बाद आपको मान लीजिए आता है या नहीं आता है, लेकिन उसके पश्चात आप अपने जो व्यवहार हैं उसको आप किस तरह से नियंत्रित कर रहे हैं, किस तरह से आप उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो सारी बात आएगी स्वपद्धति में। और यही ये प्रश्न पूछ रहा है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा स्वपद्धति, सेल्फ सिस्टम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो कौन से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि परिणाम पाने के लिए व्यवहार वातावरण में क्रियाशील होता है? परिणाम पाने के लिए व्यवहार वातावरण में क्रियाशील होता है। यह बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? तो साहब ये बात कही है स्किनर साहब ने, जिन्होंने ऑपरेंट लर्निंग की बात कही है। याद है ऑपरेंट लर्निंग? चूहे का एग्जाम्पल,
पुनर्बलन की बात करते हैं, ये सारी बात स्किनर करते हैं। और इसीलिए जब ऑपरेंट शब्द को उन्होंने डिफाइन किया, ऑपरेंट शब्द को उन्होंने परिभाषित किया, तब उन्होंने कहा कि ऑपरेंट इज एन एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट्स अपॉन एनवायरमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस। एन एक्टिव बिहेवियर दैट ऑपरेट्स अपॉन एनवायरमेंट टू जनरेट कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऑपरेंट शब्द की परिभाषा दी है उन्होंने। एक्टिव बिहेवियर, परिणाम पाने के लिए वातावरण में व्यवहार जो है वो क्रियाशील होता है। ये जो सक्रिय शब्द जो उन्होंने दिया, जो ऑपरेंट शब्द उन्होंने दिया, उसी की परिभाषा है परिणाम पाने के लिए व्यवहार वातावरण में क्रियाशील होता है। ये बात स्किनर ने कही थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित समय में दिए गए पुनर्बलन को क्या कहा जाता है? रीइंफोर्समेंट जो होता है एक निश्चित समय में दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन उसे कहा जाएगा। देखिए, पुनर्बलन दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। या तो निश्चित रूप से दिया जा रहा है, या वेरिएबल, उसको थोड़े थोड़े समय के बाद या उसमें एक वेरिएशन हो रहा है उसके अंदर। अब उसके भी दो तरीके हैं। एक तो समय के आधार पर यह तय किया जाए कि जो आपको पुनर्बलन दिया जा रहा है, जो आपको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। किसके आधार पर तय किया जाए? ये तय किया जाए समय के आधार पर। तो ऐसे में जो पुनर्बलन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निश्चित अंतराल पुनर्बलन, और दूसरा हो जाएगा जिसको हम परिवर्त्य पुनर्बलन कहते हैं, वेरिएबल पुनर्बलन कहते हैं, वेरिएबल पुनर्बलन कहते हैं, वेरिएबल रिइंफोर्समेंट कहते हैं, और वो हो जाएगा टाइम के आधार पर। और दूसरा होता है इसमें अनुपात के आधार पर। तो इसमें भी निश्चित अनुपात पर दिया जाए, और दूसरा हो जाएगा कि निश्चित अनुपात पर ना दिया जाए, वेरिएबल ही दिया जाए। उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए 5 एक्सपेरिमेंट किए गए, हर एक एक्सपेरिमेंट छोड़कर एक एक्सपेरिमेंट पर पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं निश्चित अंतराल में दिया जा रहा है और निश्चित अनुपात में भी दिया जा रहा है। निश्चित अंतराल के बजाय अगर वेरिएबल अंतराल में दिया जाए कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में दे दिया, फिर छठे एक्सपेरिमेंट में दे दिया, फिर छठी बार दे दिया, फिर 8वीं बार दे दिया, फिर 9वीं बार दे दिया, तो ये एक सेट पैटर्न नहीं है इसमें। तो ये आपका वेरिएबल है समय के आधार पर, परिवर्त्य लेकिन आपका समयांतर। और दूसरा अगर अनुपात के आधार पर मैं बात करूं तो उसमें फिर हो जाएगा इस प्रकार से कि मान लीजिए 5 आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो हर दूसरे के 2:3 का आप रेशियो लगा के चल रहे हैं। 10 एक्सपेरिमेंट हुए तब भी 2:3 का रेशियो लगा के चल रहे हैं। लेकिन अनुपात में अगर आप वेरिएशन करना चाहें, अनुपात में आप परिवर्तन करना चाहें, तो वो भी आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। पावलोव के अनुसार अधिगम के लिए अधिक जरूरी क्या है? पुनर्बलन, सन्निधि, आपात और समीपता। देखिए, दो शब्द हैं यहां पर जहां पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। एक है सन्निधि और दूसरा है समीपता। अक्सर हम दोनों को एक समझने की कोशिश कर लेते हैं और वहीं पर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि दोनों में अंतर क्या है। भाई, इस प्रश्न का उत्तर सबसे अधिक जरूरी तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं जरूरी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है आपकी कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी क्या है? कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है एनी आइडिया और फ्रेज और रेफरेंस विच इज लिंक्ड टू ईच अदर। आपको मान लीजिए कोई एक, चाहे राजस्थान में बैठे हो, चाहे गुजरात में बैठे हो, चाहे जयपुर में बैठे हो, चाहे बंगाल में बैठे हो, ट्रेन की आवाज आई और आप उसे लिंक कर लेते हो कि हाँ यार, ये मान लो सिर्फ आवाज सुनाई दी और आपको लग जाता है कि ये ट्रेन की आवाज है। कोई अंतर नहीं है, सब जगह एक समान है, क्योंकि वो जो ध्वनि है जो आप सुनते हैं वो ध्वनि रेलगाड़ी के साथ लिंक हो चुकी है। ऐसे समझिए, समीप हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन समीपता का अर्थ यहां पर हो जाता है, समीपता में चीजें एक दूसरे के पास रहनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये थे तो समझा रहे हो समीप रहनी चाहिए, ओपन करना रहना चाहिए, लेकिन ये समीप रहना क्या चाहिए? लिंक या सन्निधि किस चीज में होनी चाहिए? तो याद कीजिए, पावलोव का सिद्धांत याद करो। पावलोव ने 2 चीजें देने की बात कही थी। क्या क्या चीज देते थे पावलोव? पावलोव कहते थे एक तो अनकंडीशनल स्टिम्युलस दिया जाएगा, याद है, नैसर्गिक या प्राकृतिक जिसको आप उद्दीपक कहते हैं, सहज उद्दीपक जिसको कहते हैं।
और दूसरा होता है कंडीशनल स्टिमुलस, जिसमें आप जो है उद्दीपक अपने हिसाब से तय करते हैं, जैसे पावलोव ने घंटी को तय किया था। पावलोव के अनुसार यदि अधिगम होना है तो आपके कंडीशनड स्टिमुलस और आपके अनकंडीशनड स्टिमुलस, आपके यूएस और सीएस में, माफ कीजिएगा, यूएस और सीएस में एक रिलेशन बनना बहुत जरूरी है, एक संबंध बनना बहुत जरूरी है, उनका एक दूसरे से लिंक होना बहुत जरूरी है। समीप हो नहीं हो जरूरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटी पास में बजी और आपका भोजन सामने आ गया, ठीक है, समीप थे। लेकिन हमने तो उदाहरण जब रीट के पुरानी परीक्षा में देखे थे तो यह भी देखा था कि बिजली कड़क रही है, एक आवाज कहीं और से आ रही है, बच्चा खरगोश को देख के डर रहा है। तो कहने का मतलब है समीपता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है, लेकिन सन्निधि, कॉन्टिग्यूटी, लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है पावलोव के अनुसार इस पूरे सिस्टम में, इस अधिगम की प्रक्रिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बालक में तार्किक चिंतन का विकास होता है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं: प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, सबसे पहली बात, नाम सारे हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में दिए गए हैं। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप तैयारी करें, आप अंग्रेजी के नामों को भी साथ में याद रखिएगा। हमारी टीम ने इस पेपर में इस प्रश्न को इसीलिए दिया था ताकि आपको ये तय हो। हिंदी के नामों में अक्सर आपको वेरिएशन मिल जाता है। आपने अगर पुराने पेपर्स देखे होंगे, आपने कोई किताब के अंदर अगर आपने पेपर्स देखे होंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि किसी को कुछ और नाम दे दिया जाता है, किसी को कुछ और नाम दे दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजी के नाम वेरी नहीं होते, क्योंकि ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं इनकी रिसर्च जो है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में हुई थी, या फिर जिस भाषा में भी हुई थी सबसे पहला ट्रांसलेशन उसका अंग्रेजी में हुआ था। अब देखिए, पियाजे आप जानते हैं चिंतन की 4, माफ कीजिएगा, विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताते हैं। पहली अवस्था उन्होंने बताई है संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था वो बताते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी अवस्था वो बताते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी चौथी अवस्था। ठीक है, अब इन चारों अवस्थाओं में आप याद कीजिएगा, जब हमने पढ़ा था तब हमने एक तथ्य पढ़ा था कि तार्किकता जो है वो व्यक्ति में आ जाती है जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तब। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब जानते हैं क्यों कि सर आपने तो ये बात बताई थी, फिर ऐसा क्यों? देखिए, जब तार्किक चिंतन का विकास की बात कह रहा है तब वो पूर्णतः तर्क के चिंतन पर बात कर रहा है। यह बात सत्य है कि तार्किकता जो बच्चे में आनी शुरू होती है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। तार्किकता जो है वो व्यक्ति में इस अवस्था में आती है, किंतु तार्किकता में अमूर्तता का अभाव होता है। दोहराइए साथ में, तार्किकता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, किंतु तार्किकता में अमूर्तता का अभाव होता है। तार्किक चिंतन मूर्त ही होता है। अब बोलोगे सर ये मूर्त अमूर्त क्या होता है? सरल सा उदाहरण समझो। मान लो मैंने बच्चे को दे दिया एक नंबर 8 और एक नंबर दे दिया उसको 5। अब मैं बिन बोलूं कि बता बेटा इनमें बड़ो कौन सो है, बोलती गुरुजी 8, छोटो कौन सो, गुरुजी 5। क्योंकि विलोमीयता भी आ जाती है, उत्क्रमणीयता भी इसी अवस्था में आती है। तो वो ये जानता है कि 8 अगर बड़ा है तो 5 छोटा है। लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि बेटा तुम्हारे ताऊजी तुम्हारे पिताजी से बड़े हैं, आप इका समझ में को नहीं आओगी कि भाई वो बड़ो क्यों है भाई, क्योंकि ये अमूर्त चिंतन है, अमूर्तता है इसके अंदर। इसमें आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपके पास कोई तय फैक्ट नहीं है। इसलिए
इसलिए जब आप कहते हो कि तार्किक चिंतन विकसित कब होगा, तब आप पूर्ण तार्किक चिंतन की बात करते हो। जब ये एग्जाम में पूछा गया था तब आप पूर्ण तार्किक चिंतन की बात को लेकर ही पूछा गया था इसे, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंट अनुबंधन की प्रभावशीलता किस बात पर निर्भर करती है? स्किनर साहब का एक्सपेरिमेंट है, बहुत डिटेल में हमने इस पर डिस्कस किया था। सन्निधि, परिणाम, परिणामों की अनुसूची, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सभी पर निर्भर करती है ये ऑपरेंट अनुबंधन, स्किनर का जो सिद्धांत है। पियाजे के अनुसार किसे बच्चों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं माना जा सकता? संकेत, चिन्ह, खेल या फिर भाषा? भाषा इस प्रश्न का सही जवाब है। भाषा को पियाजे के अनुसार चिंतन का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं माना जा सकता। जब हमने चिंतन पढ़ा था तब हमने बहुत विस्तृत रूप से, डिटेल रूप से बात करी थी कि चिंतन में भाषा होती है, किंतु भाषा को किस तरह से नहीं मानते, क्योंकि चिंतन तो एक बालक भी करता है, एक छोटा बालक भी करता है। एक 1.5 साल का बच्चा, जिस स्वर कल्पना की हम बात कर रहे थे, तो वो कुछ ना कुछ अपनी भाषा में कहता है, पापा आएंगे, पापा चीज लाएंगे, गोली लाएंगे। ये एक तरह की स्वाली चिंतन है उसका, लेकिन इसमें वो भाषा नहीं है जिस भाषा को हम अपने अनुभूतियों को सामने वाले के पास संप्रेषित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भाषा बालकों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण भाग नहीं कहलाता। बालक का लिंग निर्धारित करता है, माफ कीजिएगा, पिता का जीन। आप जानते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की हमने बात की थी, क्रोमोसोम पेयर की हमने बात की थी, आनुवांशिकता में बहुत डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया था। पिता का जीन इस प्रश्न का सही जवाब है। संरचनावाद निर्मितिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले इसको समझने के लिए आप संरचनावाद को समझिए। संरचनावाद को समझा तो फिर इस प्रश्न में आपको कहीं अटकने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उत्तर अपने आप दिखाई देने लग जाएगा कि ये बोलेगा ऑप्शन अपने आप की, मैं उत्तर हूं, मैंने टिक कर दे बाया। देखो, संरचनावाद जो है वो मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और संरचनावाद जो है उसका जो खोज बोल दो या फिर उसका प्रतिपादन कह दीजिए, वो किया था विलियम वुंट साहब ने, जिन्होंने 1879 में लिपजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की आधारशिला रखी या पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया। माफ कीजिएगा, 1879 में पहली प्रयोगशाला रखी। लिपजिंग यूनिवर्सिटी, जिसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो हमारे काम की चीजें नहीं है। ये फैक्ट हमारे काम का है कि भाई संरचनावाद होता क्या है। संरचनावाद को समझने के लिए जो मैंने ये लाइन बोली है कि कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में या लिपजिंग यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई थी, इस लाइन को समझिए। हमें यह पता ही नहीं है कि उस प्रयोगशाला में होता क्या था। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रयोगशाला में वो करते क्या थे, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये कैसे काम करता था। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता था, ऐसा बैठ जाता ज्यादा। अब प्रयोगशाला तो हमने ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की ये प्रयोगशाला देखी है, लेबोरेटरी देखी है जो मेडिकल साइंस की होती है। अयाल की लेबोरेटरी को नहीं होती बा। ए मड़ा के करता विलियम वुंटरा का भाईला जगह भी टाइम का मनोविज्ञानी का ए कुर्सी डालर बैठ जाता बैठे, जहां अपना गांव में ताई करया करे ना, बूढ़ा बड़का पेड़ के नीचे बैठा बैठा बिया करता। और ये करते क्या थे उस प्रयोगशाला के अंदर बैठ के? ये उस प्रयोगशाला में बैठ के चिंतन करते थे खुद पर, कि कॉपी लेकर बैठ जाता और यहां की भाई यार आज गुस्सा आया। किस बात पे गुस्सा आया? घर का रोटी ढंग से कौन गाली, आवाज होनी हुई, यहाँ को नहीं हुई, और फिर लिख लेते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति के पास गए, दूसरा मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा यार आज मेरे को ना बहुत खुशी हो रही थी सुबह सुबह जब मैं उठा था। तो भाई ठीक है, क्यों खुशी हो रही है? खुद ही बैठा है, खुद के बारे में ही सोच रहा है, और खुद ही उसका निष्कर्ष निकाल रहा है, और खुद ही कॉपी पर लिख रहा है और बोल रहा है ओ हो मैंने थ्योरी दे दी। आप समझिए इस चीज को, ये आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इससे आपको संरचनावाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एकदम रूरल, अपन एकदम लॉजिकल तरीके से चलते हैं, बहुत देशी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को कि खुद बैठकर खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही उस विचार का प्रतिपादन कर रहे हैं, इस बात को कहा गया अंतर्दृष्टि या अंतर्दर्शन। क्लियर?
अब मुझे ये बताइए, सोच के बताइए, क्या जो इन्होंने अपने हिसाब से सोचकर अंतर्दर्शन जिसको कहते हैं, इंटरोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, वो करके ये जो सिद्धांत दे रहे थे, भाई मुझे गुस्सा आ गया, मैं लिख दियो एक पन्ना पर कि इलियो गुस्सा आयो मने, और फिर मैंने थ्योरी दे दी, देखो भाई लोगों को गुस्सा इसलिए आता है। क्या इसे मान्यता मिलनी चाहिए थी? गुरुजी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई मन झाड़ कोई और बात पर आ सके, बिन झाड़ कोई और बात पर आ सके, इन झाड़ कोई और बात पर आ सके, मतलब सबका किसी चीज को लेकर, किसी भाव को लेकर, किसी विचार को लेकर सोचने का, उसके ऊपर विश्लेषण का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसलिए संरचनावादी जो थे, विलियम वुंट जो और इनके साथी जो थे, जगह कमरा में बैठ गप्पे लड़ाते थे या जो भी करते थे, अपन क्या क्यों जाए इस बात पे, उस चीज को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि यह स्वयं चिंतन करके स्वयं ही आप निष्कर्ष निकाल रहे हो। अब पहला ऑप्शन देखिए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। अरे मैं तो कह रहा हूं आगलो मत ही सीख रहे है, सोच रहे है हाँ यो सी, अरे लिख दियो भी ना, तो ये गलत कथन हो जाएगा इस प्रश्न का, संरचनावाद का, क्योंकि अब हम इसको मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में, मनोवैज्ञानिक शब्दों के जरिए समझ लेते हैं कि संरचनावाद जो है उसका प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया था और लिप्जिंग में उन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। क्या बात कहता है ये? इंटरोस्पेक्शन की बात करता है, अंतर्दृष्टि की बात करता है। कहता है आप स्वयं सोचिए और स्वयं के व्यवहार के ऊपर, स्वयं के जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, अंतर व्यवस्थाएं, उनके ऊपर आप निर्णय लीजिए, उनके ऊपर आप निष्कर्ष निकालिए, उनके ऊपर आप चिंतन कीजिए और फिर आपका निष्कर्ष आप उसको जनरलाइज कर देंगे। लेकिन इसे मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन पर घटने वाली घटनाओं को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आप उसका सामान्यकरण नहीं कर सकते। ऐसे में ज्ञान का संचरण शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि संरचनावाद तो कहता है कि व्यक्ति स्वयं चीजों को ग्रहण करता है। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, संवेगात्मक। हमने वृद्धि और विकास के पहले ही लेक्चर में यह बात पढ़ी थी, सिद्धांतों के अंदर बहुत गंभीरता से इसे पढ़ा था। आप चाहें तो उस लेक्चर को जरूर देखिए, बाकी लेक्चर्स भी जरूर देखिएगा कि वृद्धि और विकास के सारे आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह वृद्धि और विकास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बहुत अच्छा सिद्धांत है ये। भाई कोई शारीरिक रूप से विकसित होगा तो जाहिर सी बात है मानसिक रूप से भी विकास उसका ज्यादा बेहतर होगा। मानसिक रूप से अगर कोई विकसित होगा तो संवेगात्मक रूप से भी अच्छे से विकसित होगा। संवेगात्मक रूप से अच्छे से विकसित होगा तो जाहिर सी बात उसका नैतिक विकास भी अच्छे से होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 व 5 इनमें से सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। दो तरह के सिद्धांत हमने डिस्कस किए थे। एक था सिफेलोकॉडल, सिर से पैर तक, अंग्रेजी में सिफेलोकॉडल कहते हैं उसको, याद रखिएगा, सै से सिफेलोकॉडल, सै से सिर। और दूसरा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से उसके अंतिम बिंदु तक। जिस मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत की बात कर रहा है वो ये सिफेलोकॉडल सिद्धांत की ही बात कर रहा है, जो कहता है विकास जो है वो सिर से पैर तक होता है। आपने टाबरा का भी आप देख लें, कई बार क्यों हुआ कि सौ पहले बेनाड़ उठानी सीखा है, फिर आपको यहाँ डील उठाना सीखा है, फिर गोड्डा पर बैठना सीखा है, फिर गोडाला चाड़ना सीखा है, फिर खड़े होना सीखा है, अंत में चलना वो सीखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विकास जो है वो पहले सिर से शुरू होता है और फिर अंत में पैरों तक जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करेंगे तो वो कहां से होगा? दाएं से बाएं नहीं होगा, केंद्र से आपके बिंदु तक होगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। आप कहोगे सर बाल्यावस्था कैसे है? बाल्यावस्था में तो पूर्व बाल्यावस्था भी आती है, तो पूर्व बाल्यावस्था उसने अलग से मेंशन कर दी। यहां पर बाल्यावस्था का मतलब उत्तर बाल्यावस्था ही समझिए। और अगर एकदम प्रिसाइज होकर बात करें तो अपने समकक्षी वर्ग के जो सदस्य बनते हैं जब बालक, वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था ही होती है, जिसको टोली आयु कहते हैं, जिसको स्कूल आयु या विद्यालय आयु कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। शारीरिक विकास के सिद्धांत में हमने पढ़ा था, गामक विकास के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि शारीरिक विकास की दर सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होती है, लेकिन उसके बाद पूर्व बचपन में होती है, उत्तर बचपन की बजाय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल चीज को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है। भाई कोई भी लाल चीज अब सामने आ गई तो उससे डरने लगा। इसे समझिए, यहां देखिए, सबसे पहले उसके पास एक अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस था, ठीक है, और उससे उसे मिला अनकंडीशन्ड, माफ कीजिएगा, भाई कांटा था, चुभा तो दर्द हुआ। लाल गुलाब जो है वो आपका कंडीशन्ड स्टिम्युलस है यहां पे, और इससे आपको क्या मिलेगा? कंडीशन्ड रेस्पॉन्स, कि अब वो हर प्रकार की लाल चीज को देखकर या लाल गुलाब को ही देखकर डरने लग गया। गुलाब कांटा नहीं है, कांटा उसके पास में था, लेकिन कांटा चुभने के कारण वो गुलाब से भी डरने लगा, ठीक है। ऐसे में प्रश्न कह रहा है कि अब जब वो सारी ही लाल चीजों से डर रहा है तो उसे क्या कहोगे? इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपने अगर जेबी वॉटसन का, उन्होंने जो अपने बेटे अल्बर्ट के ऊपर एक प्रयोग किया था, याद हो कि उसको खरगोश से खेलने के लिए दिया जाता था और बाद में पीछे से एक ध्वनि बजाई जाती थी, और धीरे धीरे यह स्थिति हुई कि वो सफेद रंग की सारी चीजों से डरने लग गया। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण है कि वो जो उद्दीपक है उसके जैसी जितनी भी चीजें आपको देखें, आपका जो रिस्पॉन्स है उन सारी चीजों से एक जैसा ही आए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्या आपका सहज उद्दीपक है, क्या आपकी सहज अनुक्रिया है, क्या आपका अनुबंधित उद्दीपक है, क्या आपकी अनुबंधित अनुक्रिया है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई, पावलोव का सिद्धांत क्लियर हो गया, आप ऐसा मान के चलिए कि रीट के अंदर एक नंबर तो कंफर्म आपका सिक्योर होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा किया गया है? ब्रूनर द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन किया गया है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, पश्च रूढ़िगत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर इनमें से कोई नहीं। ब्रूनर जिसकी बात करते हैं, ब्रूनर बात करते हैं सक्रिय प्रतिनिधान की। तीन अवस्थाओं की बात करते हैं ब्रूनर, सक्रिय, दृश्य प्रतीक और संकेत। ब्रूनर कहते हैं कि ये वो तरीके हैं जिनसे, माफ कीजिएगा, ब्रूनर कहते हैं ये वो तरीके हैं जिनसे व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास होता है। ब्रूनर के अकॉर्डिंग बाल अवस्था जो होती है उसमें सक्रिय प्रतिनिधान होता है, सक्रिय रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो अवस्था आती है उसमें व्यक्ति बिंब बनाना शुरू कर देता है दृश्यों के जरिए, चित्रों के जरिए। और तीसरी अवस्था जो है उसे संकेत के जरिए बच्चा जो है वो चीजें समझने लग जाता है। उसे आप चार बोलोगे उसके समझ में आ जाएगा, उसे बोल जाओगे बैठ जाओ तो उसे समझ में आने लग जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप समझ सकते हैं। अधिगम क्या है? बहुत सरल सवाल है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कई ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं जो चीख चीख के कहते हैं कि भाया मन तो गलत मत कर दीजिए, तो ये वैसा ही प्रश्न था और ऐसा ही इसका ऑप्शन है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। वृद्धि एवं विकास के संबंध में सत्य कथन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि भाई जी मन तो गलत करी मत दीजो, है ना। भौतिक होती है वृद्धि जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होता है। कई एग्जाम में क्वेश्चन इतने सरल आते हैं कि वो आपका बोर्ड इसीलिए दिया करता है कि आपको ये ना लगे कि यार मैं पढ़र को नहीं आया तो मैं क्यों सारा ही गलत कर रहा जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो आप फिर भी सही करके आओगे, लेकिन इससे अच्छा है जब बिना पढ़े कुछ सही करके आ रहे हो तो पढ़ के सारे क्वेश्चन सही करके आ जाओ। वृद्धि भौतिक होती है, विकास मनोवैज्ञानिक होता है। हमने बात करी थी, वृद्धि जैविक होती है, विकास जो है वो मनोवैज्ञानिक होता है। वृद्धि मैच्योरिटी के बाद, परिपक्वता के बाद नहीं होती, जबकि विकास जो है वो वूम टू टूम चलता है। आप जब इस धरती से जब प्राण पुखेरु आपके हो जाएंगे तभी आपका समाप्त होगा विकास। आइए, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। आंतरिक मानसिक दशा, देखो ये शब्द ही अपने आप में खेल रहे हैं, प्रश्न अपने आप में बता रहा है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। आंतरिक मानसिक दशा जो व्यवहार को आरंभ करने, बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है
क्या उत्तर होगा इसका? अभिप्रेरणा हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बिल्कुल विकास कंटिन्यूअस होता है, ये तो सिद्धांत है साहब। विकास क्रमिक होता है, ये भी सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की होता है, ये भी सिद्धांत है। विलोमीयता कोई सिद्धांत नहीं है, उत्क्रमणीयता कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो एक अवस्था की विशेषता है कि बच्चा जो है उसको ये समझ में आने लग जाता है कि यहां से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है, तो मेरे घर से ये जगह भी 3 किलोमीटर दूर होगी। ये विलोमीयता है, ये उत्क्रमणीयता है, ये रेसिप्रोसिटी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ये सिद्धांत नहीं है, विकास की एक अवस्था की विशेषता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात करी? आज हमने बहुत विस्तृत रूप से व्यवहारवादियों को समझने की कोशिश की थी, और वस्तुनिष्ठ और तथ्यों पर आधारित अध्ययन की बात व्यवहारवादियों ने ही की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर अध्ययन की बात करी? व्यवहारवाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में से वो अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, वो अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक और मूर्त प्रयोगों का काल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम जानते हैं, हमने अभी भी पियाजे को समझने की कोशिश की थी। क्या विशेषता बता रहा है कि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वो अस्तित्व में है, वो अवस्था क्या कहलाती है? वो आपकी संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। जब हम संवेदीगामक अवस्था को पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा एक बच्चा, वीडियो में हमने इसको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा था, तो आप भी जो विद्यार्थी उसे नहीं देख पाए थे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का वो जो लेक्चर था, 2 लेक्चर्स में हमने उसे कंक्लूड किया था, उसे जरूर देखिएगा। संवेदीगामक अवस्था वो है जिसमें आप किसी बालक के पास कोई चीज नहीं होती फिर भी उसे वो दिखाई देती है, कल्पनाओं के अंदर वो इस प्रकार से जिया करता है। जैसे किसी बच्चे के सामने आपने कोई गुड्डा रखा और उस गुड्डे को आप पीछे ले गए और बोला गुड्डा गायब हो गया, तो उसको लगता है यहाँ भी सचनी गायब हो दिखा है। तो ये आपकी संवेदीगामक अवस्था है। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने को हमने हर एग्जाम में कंक्लूड करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से उसने समझा है। कमेंट का जो एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, कमेंट का एक क्वेश्चन जैसे मैंने विलोपन पूछा था, अब पूछ रहा हूं गैने के जो 8 जो चरण हैं, 8 चरण गैने ने जो दिए हैं अधिगम के, बताइए कमेंट करके कौन कौन से वो चरण हैं। और उन चरण में मेरे प्यारे साथियों अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं होता है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का प्रकार अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है। संकेत से शुरू होते हैं, संकेत जो है वो पावलोव के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है, और अंत में हम पहुंचते हैं 8वें चरण में हम पहुंचते हैं समस्या समाधान तक। बीच के 6 जो हैं वो आपका टेस्ट है, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? एरिक्सन का सिद्धांत जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इसे डिस्कस किया था कि वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तो वो अवस्था आपकी होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है। निम्न में से क्या टोली अवस्था की विशेषता नहीं है? तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति बिल्कुल टोली अवस्था की विशेषता है। खिलौनों से खेलना ये अवस्था की विशेषता नहीं है, ये तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। लड़ाई करने की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है, वो अपनी टोली अपने साथियों के साथ इतना गैंग एज के अंदर उनमें इतना इंक्लूडेड होता है कि वो उनके लिए किसी से भी लड़ सकता है। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का भाव, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का भाव भी उसमें आता है। वो अपने जूते ढंग से पहनना सीख लेता है और इन सब कामों में बहुत खुश महसूस करता है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या विशेषता नहीं है पूछा गया है प्यारे मित्रों। केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पैराडाइम क्लासिकी अनुबंधन को प्रस्तुत करता है? ये मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आप खुद ही बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। याद कीजिए हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था, इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या लिख दिया गया था। एस का मतलब यहां पर स्टिमुलस से दिया गया है, उद्दीपक से दिया गया है, और आर का मतलब यहां पर रिस्पॉन्स से दिया गया है, अनुक्रिया से दिया गया है। तो देखिए अनकंडीशनड स्टिमुलस सहज उद्दीपक, सहज अनुक्रिया, सिंपल। अनुबंधित उद्दीपक होगा तो अनुबंधित अनुक्रिया होगी। यहां पर जो है वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, USUR CS CR। अनकंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस कंडीशनड रिस्पॉन्स। और इस तथ्य को हमने पावलोव की जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने इसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, तो आप वहां जाकर इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने 29 सवालों को किया जो 3 जून को जो टेस्ट लिया गया था उसमें हमने पूछे थे आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इनके उत्तर समझ में आए होंगे।
अगर आप इनसे जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए साइकोलॉजी की, और उसमें वो सारे वीडियोस, वो सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वहां पर आप देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो था जिससे ये सवाल पूछे गए थे और क्या उसका सही जवाब होना चाहिए, तय कीजिए। फैक्ट एक बार और अंत में मैं आपके 1 मिनट और ज़्यादा आपका लूंगा। मैंने बीच लेक्चर में भी उस बारे में बात की थी, मुझे लगता है यहाँ भी मुझे स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और आप मुझे बताइएगा कि वो बात सही कह रहा हूँ या नहीं। जब भी हम इस प्रकार से वीडियोज़ देखते हैं तो क्या होता है, हमने कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई या याद नहीं हुई, हमारे किताब में लिखी हुई होगी, हमारे नोट्स में लिखी होगी, फिर भी हमें याद नहीं है, हमें लगता है ठीक है देख ले शाइन है, चलो भाई आगे चलो। ऐसा मत कीजिए। जिस वक्त आप जो चीज पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ में है, जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर को रोकना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन यहां तो वो बटन आपके हाथ में है ना यूट्यूब का। आपको जहां लग रहा है कि यार ये चीज याद नहीं है मुझे, बटन दबाइए, रोक दीजिए उस वीडियो को, अपनी कॉपी खोलिए और देखिए कि क्या लिखा हुआ था। मान लीजिए अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, विलोपन क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया का सामान्यीकरण क्या होता है, पुनर्वलन क्या होता है, ये चीजें मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो काम कीजिए उसी वक्त वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स को खंगालिए और चेक कीजिए वहां पे। इस तरह से जब आप थोड़ी सी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके जब आप चीजों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, उनको बार बार एनालाइज करेंगे, दिमाग के अंदर उनको बार बार रखेंगे, तो जरूर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी हमारे एक आदरणीय कवि योगेंद्र शर्मा जी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, प्रतिज्ञा की बात कहते हैं, और वो प्रतिज्ञा आपको करनी होगी अगर आपको 2 सितंबर को आने वाली परीक्षा में सफल होना है कि ठान लो तो कुछ नहीं होता असंभव, वीर की पहचान होती है प्रतिज्ञा, और मोल माटी का है, मोल जीवन का है बस माटी सरीखा, दौलते ईमान होती है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बहुत जल्द आपका जो हमारा जो 3rd फेज था रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, जिसमें अगले 25% रीट के कोर्स को हम डिस्कस करेंगे, उसको हम शुरू करने वाले हैं। मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।